हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो ये जो वीडियो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीयूईटी पीजी फिजिक्स के लिए है, इसमें मैं बात करने वाला हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस का। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैंने जो क्वेश्चंस कंसीडर किए हैं वो मैट्रिक्स के हैं, उसके अलावा वेक्टर्स के और उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन के। कॉम्प्लेक्स के मैंने नहीं किए क्योंकि सुबह की क्लास में ही मैंने कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन करा दिए थे आप लोगों को, तो वो लेक्चर देख लेना। उसमें 10 से क्वेश्चन जो भी हैं वो आप कर लेना, जिससे कि आपके जो एग्जाम है उसकी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाए। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, वो सारे इस तरह के हैं कि वो 2 या 3 लाइन के अंदर खत्म हो रहे हों, जिससे कि आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट का आइडिया लग जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए या यही क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर मैं ये लगा दूँ। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए साहब, तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स विद इट्स एडजॉइंट गिव्स। कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट हमें बताना है। किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स विद इट्स एडजॉइंट। तो उसका एडजॉइंट के साथ उसका क्या प्रोडक्ट होगा? देखो भाई, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए और उसके एडजॉइंट के साथ हमें क्या बताना है? हमें उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसी के एडजॉइंट से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उन दोनों का एक रिलेशन आता है। वो क्या आता है? ए आई, यानी कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई। अब फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये कहानी ये बन गई, ये आइडेंटिटी है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? एडजॉइंट मैट्रिक्स की, है ना। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अब फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? उसका जो डिटर्मिनेट है वो 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू आई। क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। दैट मीन्स कि नल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? नल मैट्रिक्स। फिर हमें पूछा है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल्स टू। तो ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब है ये ए बी मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट है। इसके ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब क्या होगा? ए बी। इसका ट्रांसपोज करके इसका कंजुगेट करना है, और इसका जो कंबाइंडली साइन है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसका हम हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, और इसका जो आइडेंटिटी है उसको हम कैसे लिखते हैं? बी प्लस और ए प्लस। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? बी आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आर इज इट्स रैंक, देन। देखो, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो उसके अलावा कोई भी जो मैट्रिक्स है ना, अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो कोई भी मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो रैंक हमेशा क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। फिर बोला है इफ अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स है विद ट्रेस ए और डिटर्मिनेट ए 0 एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, द अदर 2 आइगन वैल्यूज। देखो, मान लो इसकी आइगन वैल्यू है λ1, λ2 और λ3। तो ट्रेस जो है, ट्रेस ऑफ ए, ये बराबर होगा किसके? लैम्बडा बेट जो आइगन वैल्यूज है उसके सम के। तो आइगन वैल्यूज का सम बराबर हो गया ट्रेस ऑफ ए, यानी कि 3, और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट वो डिटर्मिनेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि λ1 प्लस λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 0 के बराबर। λ1 की वैल्यू अगर 1 है तो λ2 और λ3 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो अभी ये जो वैल्यूज दी हैं इनको यहाँ पर सेटिस्फाई करा कर देखो कि कौन सा आंसर मैच करता है। तो कौन सा आंसर मैच कर जाएगा? ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें बोला है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट हर्मिटियन। हर्मिटियन होने के लिए क्या जरूरी है? कि उसका ट्रांसपोज कंजुगेट बराबर हो उसी मैट्रिक्स के, तो वो हर्मिटियन होती है। तो अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी नहीं है। कैसे करेंगे? मान लो मेरे पास ही पहला वाला केस ही उठा लेता हूँ मैं, है ना। ये वाला केस ले लेता हूँ मैं, ये वाला डी वाला। तो ए प्लस का मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ए, इसका मैं ट्रांसपोज कंजुगेट कर दूँ वापस, यानी कि ये करना चाह रहा हूँ मैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए प्लस और इसका प्लस माइनस ए प्लस। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए और ये माइनस ए प्लस। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो ये बनेगा ए प्लस माइनस ए। तो अब देखो, ये दोनों एक जैसे तो हो गए, पर ये साथ क्या आ गया? माइनस। तो साथ में माइनस आ गया तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? स्क्यू हर्मिटियन। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं होगा।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ अ मैट्रिक्स इज ए T1 2 1 इज इट्स आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू बतानी है हमें। आइगन वैल्यू क्या होगी? ट्रेस 3 और 2 5 है ना। तो 3 और 2 5 करके देख लो, ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 4 और 1 5, यानी कि आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। सीधा सा क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ मैट्रिक्स सी 5 -1 1 3 हैज, इसकी हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करोगे? इसको लिख दो 5 माइनस लैम्बडा और -1 और उसके बाद 1 और 3 माइनस लैम्बडा। इसका आप निकाल लो डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्बडा और 3 माइनस लैम्बडा और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी 4 और 4, तो यानी कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू आ रही है इसकी, तो 1 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। कौन सा वैल्यू हो जाएगी? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या यूनिटरी है तो उसके जो रोज हैं या जो कॉलम हैं, जो रोज हैं वो या कॉलम है, 2 रोज या 2 कॉलम के बीच में नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होने चाहिए, यानी कि उनमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन वो फुलफिल करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं रो के लिए लगाऊं तो रो के लिए क्या बनेगा? R1 इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और R2 के लिए क्या बनेगा? ये बनेगा आयोटा साइन थीटा। आई कैप, यहाँ पर आई कैप भी लगाना है ना, ये आई कैप और ये कौन सा हो जाएगा? जे कैप। इसी तरह से यहाँ पर आई कैप है, ये आयोटा अलग है, आई कैप अलग है, और यहाँ पर बनेगा आयोटा कॉस थीटा और ये जे कैप। पहले तो इनके मैग्नीट्यूड दोनों के आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है और ऑर्थोगोनल है तो इनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। फिर क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो वो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओ, क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा, है ना। वो 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा, इधर से बनेगा आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, तो साइन थीटा कॉस थीटा वो आ जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पर आयोटा आ रहा है इसलिए कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? यूनिटरी। अगर यहाँ पर आयोटा नहीं होता और वैसे ही बन रहा होता तो वो होता ऑर्थोगोनल। दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है, पर यूनिटरी कब चलता है? जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज कंजुगेट का यूज होता है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं कहां पर? कॉम्प्लेक्स के केस में। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 6 हो गया, 7 8 कहाँ गया? ये 5 6 5 6 9 10 7 8 कहाँ गया? एक मिनट रुको। 3 4 है ना, 3 4 5 6 7 8 7 8 हो गए। हाँ, करा दिए मैंने आपको। 9 10 देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा विल मेक द मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल होने के लिए कोई भी जो रो है या कोई भी जो कॉलम है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कोई भी रो पकड़ लो, मान लो ये वाली रो ले ली आपने, तो इस रो के लिए या इस कॉलम के लिए जो भी आप करना चाहे कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये कॉलम भी ले सकता हूँ, आप चाहें तो कॉलम ले लें। तो अगर मैं C2 कॉलम ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 आई कैप प्लस ये बन जाएगा अल्फा जे कैप और प्लस ये बन जाएगा अल्फा के कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि C2 का मैग्नीट्यूड बराबर 1 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या निकल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, जो कि ऑप्शन है सी। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो और चाहे वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, उसके जो रो है जो आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं या जो उसका कॉलम है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो उसमें बोला है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स इज गिवन वेयर A, B एंड C, D, अल्फा एंड बीटा आर रियल, द इनवर्स ऑफ। तो इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आपको बताना है। तो इनवर्स जो है वो इसका किसके बराबर होगा? इनवर्स के लिए आपको U इनवर्स बराबर हो जाएगा A प्लस, यानी कि ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो। ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो। ट्रांसपोज कंजुगेट करने का मतलब है पहले इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करो और फिर इसका कंजुगेट कर दो, वो इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से आंसर निकाल लो, डी आंसर आएगा इसका, है ना। इसका कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
of order n into n and adjoint of 2i is equals to 2k1 i, then k is equals to। तो देखो भाई, प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया था एडजॉइंट की, ए एडजॉइंट इज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई। तो अगर मैं ए की जगह 2i लिख दूं, इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करूं और ए की जगह मैं 2i लिख दूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ 2i बराबर कितना हो जाएगा 2i, और ये i रहेगा ही, तो i का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2i इक्वल्स टू 2 और i, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, ये जो 2i है इस 2i को मैं लिख लेता हूँ 2 पावर n, है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 पावर n। तो इसको मैंने लिख लिया 2 एडजॉइंट ऑफ 2i 2 पावर n और i। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ, तो एडजॉइंट ऑफ 2i इक्वल्स टू 2n माइनस 1i। तो k से कंपेयर कराना है, अब इसको यहाँ से कंपेयर कराओ, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया k। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई c हो गई, k की वैल्यू क्या हो गई c हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है सपोज a इज n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेट p विच इज करेक्ट। तो a एक n बाय n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेट p दे रखा है। तो यदि n बाय n की कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेट दे रखा है, तो उसका जो एडजॉइंट है, उस एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, एडजॉइंट की जो वैल्यू है n बाय n की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेट p है या m है जो भी है, तो उसकी जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ a, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा m n माइनस 1। किसके बराबर होगा m n माइनस 1। अब यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि n बाय n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेट है p, उसका डिटर्मिनेट है p। तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, a एडजॉइंट ऑफ a, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करो। तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू m इंटू n माइनस 1 हो जाएगी। तो m की जगह यहाँ पर क्या है p, तो कितना हो जाएगा p इंटू n माइनस 1। a जो है a n बाय n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट है वो आपको दिया ही है, वो कितना है p। तो आंसर कितना हो जाएगा p n माइनस 1 इंटू p। तो कितना हो गया ये आंसर, ये हो गया p हो गया, p पावर n। तो इट हैज़ अ डिटर्मिनेट p पावर n। तो इसका जो डिटर्मिनेट है वो कितना हो गया, p पावर n हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 12 हो गए हाँ 12 क्वेश्चन हो गए, 13 पे आओ। द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा इज। तो ये मैट्रिक्स हमें चेक करनी है। तो यहाँ आयोटा का है तो ऑर्थोगोनल वाला केस कम बनेगा, यहाँ पे यूनिटरी का केस ज़्यादा हो सकता है। तो यूनिटरी के लिए a प्लस इक्वल्स टू आयोटा। तो आपको क्या करना है, 1 बाय रूट 3 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और माइनस 1। ये तो ये मैट्रिक्स हो गई। अब a प्लस निकालना है। a प्लस का मतलब क्या हो गया, पहले इसका ट्रांसपोज करोगे फिर इसका कंजुगेट करोगे। ट्रांसपोज करने का मतलब ये 1 और 1 माइनस आयोटा यहाँ आ जाएगा, कंजुगेट करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा आयोटा के आगे, तो वापस से प्लस हो जाएगा। यानी कि जब इसका कंजुगेट भी लिखोगे तो वो भी बनेगा 1 अपॉन रूट 3, वही बन जाएगा वापस। वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1, वापस यही वैल्यू बन जाएगी। अब आपको क्या कराना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो ये तो हो जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई कराओगे तो 1.1 1। अब ये आएगा इधर, तो ये पहले ये 1, फिर इसका यहाँ से ये वाली रो कराओ और फिर ये रो कराओ। तो इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या आएगा 3 0 और 0 और 3। यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना ले लिया 3/3, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। तो 1 1 1 हो गया, तो ये आ गया 1 आ गया। यानी कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। आपको मल्टीप्लाई कराना है, पहले ऐसे करा दो फिर ऐसे करा दो, ऊपर वाली रो बन जाएगी, फिर एक बार ऐसे करा दो और फिर ऐसे करा दो। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 1 आयोटा और माइनस आयोटा 1 आर। अब आइगन वैल्यूज 1 और 1, आइगन वैल्यू ट्रेस जो है इसका वो 2 आ जाना चाहिए। यहां तो आ नहीं रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, तो ये आंसर हो गया, सी आंसर हो गया, खत्म। गिवन दैट मैट्रिक्स ए दी है हमें, ये मैट्रिक्स है, हैज आइगन वैल्यू 4, इसकी आइगन वैल्यू 4 है, 4 आइगन वैल्यूज हैं इसकी, विद द करस्पॉन्डिंग 4 आइगन वैल्यूज, सॉरी एक, विद द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ एक्स।
आइगन वेक्टर की वैल्यू दी है। देखो आइगन वेक्टर और मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन होता है ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स। तो यहां से ए पावर 5 पूछा है हमें, तो ए पावर 5 एक्स बराबर होगा लैम्बडा पावर 5 इंटू एक्स। अब लैम्बडा की वैल्यू जो दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है 4, तो यानी कि 4 पावर 5 और एक्स की वैल्यू क्या है ये है -4.5 -4 और 1 मल्टीप्लाई कराओ आंसर बैठेगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें बोला है इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर द वैल्यू ऑफ, तो पोजीशन वेक्टर है डेल स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो ये है कौन सा वेक्टर है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर, फिर से डेल अपॉन डेल आर और आर स्क्वायर। अब ये जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर ये लिख दिया मैंने आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर, ये वेक्टर लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला वेक्टर था ना जो ये लिख दिया मैंने, अब मेरे को क्या करना है इसको सॉल्व करना है। आर स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो वो क्या बनेगा 2r बनेगा। तो ये बन गया 1/r² डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, ठीक है। डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर ये कितना हो गया 2r, कितना हो गया 2r। तो ये आ जाएगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर, ये अंदर कितना हो गया, ये हो गया 2r³, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2/r² ऐसा का ऐसा, और ये सॉल्व होकर बनेगा 3r²। तो r स्क्वायर से r² कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा 6। देखो जब डेल स्क्वायर को आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, 1/r² पहले, फिर डेल अपॉन डेल आर, फिर r² एक बार लिखना है, फिर डेल अपॉन डेल आर, और जो आपको वैल्यू दी है डाइवर्जेंस के अंदर वो वैल्यू फिर लिखनी है। तो ये वैल्यू कौन सी वाली है, ये वाली है, ये वाली। ये डेल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको पहले जो लगाने पड़ेंगे वो, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आर इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होने के लिए क्या है, उसका डाइवर्जेंस जो है वो 0 के बराबर हो। जो भी वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस किसके बराबर हो, 0 के। अब ये आर वेक्टर लिखा है, यूनिटरी वेक्टर के लिए क्या होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो आर वेक्टर के किस वैल्यू किसके बराबर, आर इंटू आर कैप। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आर एन, और आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं आर और आर कैप इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा आर, इसको आप लिख लेंगे आर एन प्लस 1, आर कैप यूनिट वेक्टर है वो 1 हो जाएगा। अब ये डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r²। अभी मैंने आपको बताया डेल अपॉन डेल आर, और फिर यहाँ पर एक बार r², और उसके बाद वो डाइवर्जेंस की वैल्यू। तो वैसे ही सॉल्व करो, 1/r² डेल अपॉन डेल आर r², और ये rn+1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो r² तो खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r की बेस सेम है तो ये जुड़ेंगी तो r की पावर n+3 हो जाएगा। तो 1/r² डेल अपॉन डेल आर और r की पावर n+3 हो जाएगा ये। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/r² n+3 और r पावर n+2 इक्वल्स टू 0। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको किसके बराबर करोगे 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। कितनी वैल्यू आ जाएगी, -3 n की वैल्यू। यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिस पॉइंट के ऊपर पूछा है। पॉइंट कौन सा है, 1, 2, 5। तो ग्रेडियंट निकालना है पहले इसका, तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप और माइनस k कैप, ये निकलेगा, माइनस हो जाएगा ना। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड के लिए आपको रूट लगाना पड़ेगा नीचे, पहले इसको पूरे को उतार दो, 2x² प्लस 2y² और प्लस -1²। अब x y z की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू ऊपर 2, ये पॉइंट जो गिवन है 2, तो ये हो गया 2i कैप, और ये हो जाएगा 4j कैप, और ये -k कैप ही रहेगा। नीचे क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। फिर y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, अंदर आ गया 16। फिर 5, 5 से में मतलब ही नहीं होगा क्योंकि y मल्टीपल में नहीं है, तो ये हो गया 1। तो 16 और 4 20, 21। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप अपॉन √21। आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ये फिर से वही क्वेश्चन, तो यहाँ पर वही करो वापस से। क्या करना है, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, फिर r², फिर डेल अपॉन डेल आर, और अब आपको लिखना है ln r। तो इसको सॉल्व करो, 1/r² डेल अपॉन डेल आर r², ln r का क्या होगा, 1/r होगा। एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और डी आर अपॉन डी आर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/r²। क्या आंसर आ जाएगा, 1/r²। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन के क्वेश्चन टेंजेंट वाले मैंने आपको पहले भी कराए हैं। इनमें करना क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। पहले निकाल लोगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, और डेल फाई अपॉन डेल जेड। क्या क्या वैल्यू निकलेगी, यहाँ आएगा वाई जेड, यहाँ आएगा वाई एक्स, सॉरी वाई कर रहे हो ना, एक्स जेड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स जेड, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स वाई। अब जो पॉइंट दिया है वो रख दो यहाँ पर, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, और ये भी बनेगा 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन लिखनी है, x माइनस जो पॉइंट है x-1 डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, प्लस फिर x माइनस वाई माइनस पॉइंट कितना है 2, फिर डेल फाई अपॉन डेल वाई जिसकी वैल्यू कितनी है 2, फिर z माइनस 2, और फिर डेल फाई अपॉन डेल जेड जिसकी वैल्यू कितनी है 2, और इसको बराबर करो 0। इक्वेशन बनाओगे, आंसर आएगा डी। क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी याद करनी है, ठीक है, क्या याद करनी है, आइडेंटिटी। तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू 0, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो वहाँ से ये 0 आता है, तो आप समझ सकते हो ये सही है। फिर दूसरा आप कैसे समझ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से कैसे, B बराबर क्या होता है, कर्ल ऑफ A, और डाइवर्जेंस ऑफ B किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो, याद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी करेक्ट आइडेंटिटी है, तो कर्ल ऑफ A क्रॉस B, इसको सॉल्व करने का तरीका, B बाहर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, कर्ल ऑफ A माइनस A बाहर आ जाएगा, कर्ल ऑफ B, फिर कर्ल ऑफ A, इसको कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए में से डेल स्क्वायर ए माइनस करना है ना, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन है आपके सामने किसके, अब है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको शो हो रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, dy ओवर dx इक्वल्स टू x कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dy अपॉन 1 प्लस वाई, और ये हो गया x dx। अब ये तो लॉग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू भी हो जाएगी 0, तो ln 1 प्लस वाई बराबर हो जाएगा x² 2, क्योंकि c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, इसका लॉग लगा दो, यानी कि 1 प्लस वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, e पावर x² अपॉन 2, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, e पावर x² अपॉन 2 माइनस 1। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेकंड ऑर्डर का है और नॉन होमोजीनस है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो इसका, जिससे कि आप CF निकालोगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI निकालने के लिए अलग कर लेना। CF के लिए इसको आप लिख लो, तो CF के लिए आप इसको लिख लो d² माइनस 7d प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसके दो रूट आ जाएंगे 1 और 6, तो इसका मतलब जो CF बनेगा इसका वो बनेगा C1 e पावर x और C2 e पावर 6x, C2 e पावर 6x। तो पहला ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन या तो C है या D है। अब आपको निकालना है PI, तो PI के लिए क्या करोगे, e पावर 2x अपॉन ये पूरी की पूरी इक्वेशन उतार दो, d² माइनस 7d प्लस c। अब ये जो 2 है, 2, इस 2 की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, तो PI कितना बनेगा, e पावर 2x, ये कितना आ जाएगा 4, और ये 7d 7 दूनी 14, तो 14 प्लस 6,
तो क्या बचेगा, ये बचेगा e पावर 2x अपॉन -4। फाइनल आंसर क्या आएगा, CF प्लस PI। जोड़ के देखो दोनों को, तो एक पोर्शन तो ये होगा और माइनस e पावर 2x अपॉन 4, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा, C आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई, तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो d प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो d बराबर हो गया -2 और -2, दोनों रूट सेम है, दोनों रूट सेम है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी एक्स ई पावर -2x, है ना। तो यानी कि a -2x प्लस बी एक्स ई पावर -2x, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथमेटिकल फिजिक्स के। मैंने इसमें जो क्वेश्चंस कंसीडर किए वो किए मैट्रिक्स के, मैंने क्वेश्चन किए वेक्टर के कंसीडर, और कुछ एक क्वेश्चन किए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-4 क्वेश्चन और कर लेना अपने लेवल पे। कॉम्प्लेक्स के मैंने ऑलरेडी सुबह आपको करा दिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने पहले मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं किया है, आपको फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करना है, तो ये दोनों लेक्चर, एक सुबह मॉर्निंग वाला और ये वाला लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एटॉमिक फिजिक्स के क्वेश्चंस आज शाम को अपलोड कर दूंगा, पॉसिबल हुआ तो, और नहीं हुआ तो आप लोग अपने एंड पे प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर है वो कल सुबह के लिए मैंने शेड्यूल किया हुआ है, उसमें मैं सुबह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा थर्मोडायनेमिक्स के, क्योंकि पेपर शाम को है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।